ओके, आवाज आ रही है? यस ठीक है। ओके, प्रीवियस क्लास में मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा दिया था। जितना मुझे पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का आपको मैंने मतलब बता दिया था। और क्या याद रखना है आयनाइजेशन एंथैल्पी में, एक्चुअली ये सब के सब ट्रेंड रहते हैं। ठीक है, कोई भी चैप्टर हो, जो भी ब्लॉक से रिलेटेड चैप्टर आने वाला है उसमें ऐसे ही आने वाला है, ट्रेंड्स इन द एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, जो भी होगा। तो पहले एटॉमिक और आयनिक रेडा ही रहेगा, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा, फिर मेटालिक कैरेक्टर रहेगा, और फिर जो भी डिपेंड्स ऑन द चैप्टर कैसे रहेगा। तो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग रहते हैं, पर ये एटॉमिक और आयनिक रहता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रहता है कभी कभार। ठीक है, तो अभी नहीं दिया है तो ठीक है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जब भी कैलकुलेट करना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब भी आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एलिमेंट जो है वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ग्राउंड स्टेट में होनी चाहिए। इसके अलावा ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, इसके अलावा वो आइसोलेटेड होना चाहिए, जो हम बोल सकते हैं गैसियस स्टेट में। ठीक है, और फिर हमें जो एनर्जी लगेगी उसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, या फिर सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है तो सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे जैसे एटम की साइज कम होगी, जैसे जैसे एटम की साइज कम होगी, वैसे वैसे ऑब्वियसली न्यूक्लियर का अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो ज़्यादा होगा। और अगर वो ज़्यादा होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब जैसे जैसे साइज कम होगी एटम की, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है ना। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कहीं ना कहीं रिलेशन है कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बनने में। आप ही लॉजिक लगाओ कि अगर किसी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो वो ज़्यादा क्या प्रेफर करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाना। क्यों? क्योंकि अगर वो आयन बन पा रहा है तो आयनिक बॉन्ड बना ही पाएगा, है ना। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए पहले आयन्स बनना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। कटायंस बनना होगा उसको, और कटायन बनने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना होगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा। डिपेंड्स कि कटायन कैसा है, मोनोवैलेंट है, डाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है, उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन बाहर अगर आसानी से निकलता है तो वो आयनिक बॉन्ड बनना प्रेफर करेगा, और अगर नहीं निकलना है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनना प्रेफर करेगा। तो ये भी इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, 2 और 3 के बीच में कंपेयर करना था। तो आपने खुद नहीं बताया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा 3 ज़्यादा होती है, फिर 2 होती है, और फिर 1 होती है। मैं इनफैक्ट यही बता रहा था, तब तक लेक्चर खत्म हो गया था आई गेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट देख लो, ये वाला पहले ही देख लो स्कैंडियम। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 कितनी है, और 2 कितनी है, और 1 कितनी है। किसी भी एलिमेंट के लिए देख लो, उसके लिए हमेशा 3 की वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर 2 की, और फिर 1 की होने वाली। तो ये तो हमेशा ट्रू रहने वाला है, मतलब यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पूछेंगे वो लोग, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, कोई सेकंड थर्ड आसानी से नहीं पूछते, फर्स्ट पूछते हैं। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, उसको लर्न करना होगा आपको। ठीक है, वो आप लर्न करोगे। हो सके तो इसका ऑर्डर लिख लेना, स्पेशली वो जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, और हो सके तो बेटर है कि आप एनसीईआरटी से पढ़ो। बाकी बोर्ड्स में अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप यही लिखना, ये सब जो मैंने अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बताया, आपको कोई वैल्यू नहीं पूछने वाला है वहाँ पर, कोई अरेंजमेंट भी नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो सिंपल रहता है। फिर मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ता, आई थिंक ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था। हाँ, वही लिखा है लास्ट पॉइंट। अगर मैं पढ़ूँ तो लिखा है द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर देयरफॉर मच हायर, ऑब्वियसली, है ना। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी देन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूजन होना चाहिए फिर आपको, ये स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, कैसे ऐसे कैसे हुआ। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब समझता है आपको, 3D 4D 5D, वो लोग 5D की बात कर रहे हैं, वो लोग 5D सीरीज की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 5D, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? सोचो और फिर मुझे स्टेटमेंट के बारे में बताओ, थोड़ा सोचो। ये स्टेटमेंट, ionization enthalpies of the elements of the third transition series are therefore much higher than the first and the second series, कैसे थर्ड का ज्यादा कैसे हो सकता है?
देखो इस पूरे चैप्टर में ना एक कंसेप्ट है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टेटमेंट आपके लिए कॉन्ट्राडिक्ट होना चाहिए था एक्चुअली। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे एटम की साइज तो बढ़ती है, और अगर एटम की साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो कम होनी चाहिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, और उसके मुताबिक जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। ज्यादा क्यों हो रही है? रीजन ये है, देखो यहाँ पर ध्यान, इसीलिए स्टार्टिंग में एलिमेंट बढ़ाया था, यहाँ ध्यान दो। अभी आप पूरा स्क्रीन पे ध्यान रहना चाहिए। देखो यहाँ पर जब आप एट्रियम से लैंथेनम में जा रहे हो, और फिर जब आप लैंथेनम से एक्टिनियम की तरफ जा रहे हो, ध्यान देना, जब आप इट्रियम से मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आ रहे हो, एट्रियम से लैंथेनम, तो एट्रियम से लैंथेनम जा रहे हो तो आपको क्या लगता है बीच में एफ आया है क्या? यस और नो बोलना प्लीज। एटलीस्ट इतना आपने देखा होगा तो मुझे उसके हिसाब से बताओ कि क्या एट्रियम से लैंथेनम जाते वक्त बीच में एफ आने वाला है या नहीं आने वाला है? इतना तो बता सकते हो, पहले इतना बताओ। ओके यही आंसर आया है सिर्फ। एट्रियम से लैंथेनम जाते वक्त बीच में एफ आने वाला है क्या? मैंने इनफैक्ट आपको पूरा सीरीज पढ़ाया था वैसे। चलो ठीक है, दो आंसर तो एटलीस्ट, आंसर इज नो, है ना, नहीं आने वाला। बहुत लॉजिकल है कि बीच में आप ध्यान से देख भी सकते हो 39 से 57 गया है। 39 से 57 कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बड़ा। 39 से 57 डिफरेंस कितना है? 18 का डिफरेंस है, और वो बहुत लॉजिकल है ना। 18 तो वैसे भी आने वाला है, क्यों? क्योंकि आगे जो डी के जो भी एलिमेंट होने वाले वो टोटल कितने होते हैं? 10। उसके बाद कौन आने वाले? पी के बाद अगला कौन आने वाला है? एस। तो डी के 10, पी के 6 और एस के 2, 18, और 18 का डिफरेंस दिख भी रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एफ तो नहीं है बीच में। जबकि लेंथेनम से मैं एक्टिनम में जा रहा हूँ तो 57 से सीधा 89 हो रहा है। यहाँ पे बीच में एफ आया क्या? यहाँ पे डेफिनेटली बीच में एफ आया है, और बहुत लॉजिकल है। आप आराम से इसका नंबर, अगर आपको मैं लेंथेनम का नंबर देता हूँ और उसके नीचे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछता, आप निकाल भी सकते हो। कैसे? मुझे पता है कि इसके बाद 10 मुझे ऐड करने होंगे डी के, 10 डी के ऐड करने, 14 एफ के ऐड करने होंगे, सॉरी 6 पी के और 2 एस के। तो 14, ध्यान से सुनना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, 14 एफ, पी के 6, 20 और 2 एस 22 और डी के 10, यानी 32। और देखो क्या 32 ऐड करने पर 57 के अंदर 32 ऐड करोगे तो आपको आंसर 89 ही मिलने वाला है। 57 के अंदर 32 ऐड करोगे आपको 89 ही मिलेगा। ठीक है, तो 89 ही है, इसका मतलब है यहाँ एफ आया था। और एफ बीच में आया तो आया, बट कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए उसने? 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए। एफ के एक नहीं, 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। और आपको पता है एफ जो है ना, एफ जो होता है उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत पुअर होता है ना। सबसे पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो एफ का होता है। ऐसा बोला, अगर आपको कोई पूछे कि सबसे पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है, तो फिर तो डीएनएफ 2 ही बोलते हैं हम। दोनों का ही स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। पर अगर आपको कोई पूछे कि एकदम पुअरेस्ट किसका है, तो आंसर है एफ। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या समझाया था? स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करे, है ना। और आपको पता है कि एफ बीच में आया था, एफ बीच में आया था, है ना, एफ बीच में आया है। अगर एफ बीच में आया था, लॉजिक है, 57 के बाद देखो सीधा एफ ही आया था। इनफैक्ट 58 से लेके 71 तक वो पूरा एफ था, फिर वापस डी आया, और डी के बाद फिर पी आया, पी के बाद एस आया, मतलब एफ बीच में है। और अगर वो बीच में है तो उसका काम है कि वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करे। क्यों? क्योंकि अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ के भरे जाएंगे, ध्यान से मेरी बातें सुनना, अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ के भरे जाएंगे तो वही 14 प्रोटॉन्स भी भरे जाएंगे, क्योंकि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है।
अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स f में बढ़ते जाएंगे, f1 f2 एंड सो ऑन, उसी के साथ प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। प्रोटॉन पे तो कोई ऐसा असर है नहीं कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, प्रोटॉन अपना जो पावर है वैसे का वैसे ही है। बट उसी दौरान f में 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, इनफैक्ट पुअरेस्ट है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन जीत रहा है, यहाँ पर कौन जीत रहा है? अगर देखो तो कौन डोमिनेंट है यहाँ पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 14 इलेक्ट्रॉन्स f में गए थे वो सब के सब एकदम पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं किसके, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ डोमिनेट कौन हो जाएगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगा? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश कर लेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश कर लेगा। ठीक है, इतना समझ में आया मैंने क्या बोला पहले? वो था यस सर। यस सर। हाँ, अब बताओ मुझे ये सब जो भी हुआ है किस वजह से हुआ? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अंदर की तरफ पुश हो गए, किस वजह से हुआ? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना। किसका? बट पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट एकदम प्रिसाइजली बताओ, किसका था वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट? एफ का। नहीं, एफ तो दो है, फिर एफ तो दो सीरीज है। एकदम प्रिसाइजली बताओ, इसलिए वर्ड यूज किया मैंने, प्रिसाइज। एफ की तो दो सीरीज है, लेंथेनम और एक्टिनम। किसके वजह से हुआ? सोचो सोचो। 58 से 71 कौन से है? नहीं क्लिक हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एफ की वजह से हो रहा है, ठीक है, बट मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पर, प्रिसाइजली किसके वजह से हो रहा है? एफ की दो सीरीज है, एक 58 से 71 और एक 90 से 103। यहाँ पर कौन है? 58 से 71। उसका नाम क्या है? लैंथेनम। हाँ, लैंथेनॉइड सीरीज, उसको लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है लैंथेनॉइड सीरीज, मतलब लैंथेनॉइड सीरीज यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स श्रिंक होना, एटम की साइज श्रिंक हो रही है उन F14F इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो लैंथेनॉइड सीरीज के पार्ट है। इसीलिए ये जो श्रिंकेज हुआ इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आता है इस पूरे चैप्टर में से, पूछने लायक क्वेश्चन भी यही है। इस फिनोमेना को बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसी वजह से जो थर्ड सीरीज के एलिमेंट है उसकी साइज बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अब आप सोचो, अगर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज और डिक्रीज? समझ में आया? तो ये सब कुछ अगर आपको कोई पूछे कि ऐसा कैसे हो गया, जबकि जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो तो नीचे है, डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप है तो फिर तो साइज बढ़नी चाहिए, साइज बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। पर यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा बोल रहे लोग, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इनफैक्ट स्टूडेंट नहीं आता चैप्टर में और वो लोग रीजन पूछता है ना, तो हर स्टूडेंट ये की रीजन ऐसे तुक्के के लिए बोल देता है, एंड दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो हुआ इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड। समझ में आया मैंने क्या बोला? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में आया क्या? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 4D सीरीज के एलिमेंट है वो, 4D सीरीज के एलिमेंट है। और जो रेड डॉट दिए वो 5D सीरीज के है। ध्यान से देखो, 4D से 5D जा रहे हैं तो अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा है बीच में, अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है कि 3D से 4D की साइज ज्यादा है और होनी भी चाहिए डाउन द ग्रुप जाते तो। बट ध्यान से नोटिस करो, क्या 5D और 6D में डिफरेंस है? बताओ ये सुनो। यार मैंने अपनी पूरी चाय पी ली, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया। ध्यान से देखो, नहीं समझ में आ रहा है क्या ये? देखो नीचे, देखो नीचे, नीचे देखो दिया है उन्होंने। ग्रीन का मतलब कौन है? 3D सीरीज स्कैंडियम। ब्लू डॉटेड कौन है? 4D सीरीज इथरियम से चालू हो रहा है।
और रेड डॉटेड कौन है? 5D सीरीज। जब 3D से 4D के जा रहे हैं, 3D से 4D के पास जा रहे हैं, तो डिफरेंस आ रहा है। देखो इस और इस एलिमेंट के बीच में एक डिफरेंस है, इस और इस एलिमेंट के बीच में एक डिफरेंस है, होना भी चाहिए। किसका ज्यादा होना चाहिए? डेफिनेटली 4D का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो नीचे है ना 3D के, 3D के नीचे 4D है, तो एटॉमिक साइज तो बढ़नी चाहिए और बढ़ भी रही है। बट क्या आपको वही गैप, वो जो प्रोमिनेंट गैप है, वो 4D और 5D के बीच में दिख रहा है क्या? 4D और 5D के बीच में आप कोई गैप बता पा रहे हो? दो लोग का आंसर आया, अभी भी नहीं समझ में आया अभी भी? फोर डी और 5D के बीच में कोई गैप नहीं है। इनफैक्ट 4D और 5D एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, 4D और 5D एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों का रेडियस ऑलमोस्ट सेम है। ये कैसे हो गया? टेंथनोड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रेडियस की साइज बढ़नी चाहिए थी, बट साइज बढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि साइज को कम करने वाला फैक्टर है वहां पर, कौन? लेंथनोड कॉन्ट्रैक्शन। इसी वजह से 4D के एलिमेंट की साइज और 5D के एलिमेंट की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, एकदम सेम नहीं, ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम। कौन से एलिमेंट की साइज ऑलमोस्ट सेम होगी? ध्यान से देखना भी यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो हैफनियम और हैफनियम और इसके नीचे एक मिनट, ये देखो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो साइज सेम होने वाली है वो जर्कोनियम और हैफनियम की होने वाली है। जर्कोनियम और हैफनियम की साइज ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। क्या ये कैसे हुआ? अब जर्कोनियम और हैफनियम कैसे, देखो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर इट्रियम और लेंथेनम की साइज सेम नहीं होगी। क्यों पता है आपको? क्योंकि इट्रियम से देखो, जैसे जैसे आप इट्रियम से, ध्यान से मेरी बातें समझना तो समझ में आएगा। इट्रियम से जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, आगे गए गए और फिर फाइनली हम यहाँ तक पहुंचे। कहाँ तक पहुंचे हम? लेंथेनम तक। क्या इसके बीच में कहीं पे भी एफ आया? लेंथेनम तक जब आए तो कहीं पे भी एफ आया? ध्यान से समझ के बताओ, क्योंकि आपका एनालाइज, आपका जो आप एनालाइज करके बताओगे तभी आपको रिकॉल कर पाओगे। और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं आया, इसलिए इट्रियम और लेंथेनम में साइज का डिफरेंस है अच्छा खासा। बट जैसे ही अगर मैं आपको पूछूं जर्कोनियम और हैफनियम के बीच में एफ है या नहीं है, जर्कोनियम और हैफनियम के बीच में एफ है या नहीं है, ध्यान से देखो, जर्कोनियम और हैफनियम के बीच में एफ है या नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि लेंथेनम 57 था जबकि हैफनियम 72 है। इसका मतलब है कि मैं जब जर्कोनियम से हैफनियम के बीच में जा रहा था, उनके बीच में एफ आया था, और एफ आने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, और वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑलमोस्ट जर्कोनियम और हैफनियम की साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, ऑलमोस्ट उनकी साइज सेम हो जाती है। और क्योंकि इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, इसीलिए इनको बोला जाता है केमिकल ट्विंस। केमिकल ट्विंस कितनी बार क्वेश्चन आया है? आइडेंटिफाई द केमिकल ट्विंस, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ केमिकल ट्विंस। तो पेयर कौन है? जर्कोनियम एंड हैफनियम, नोबेलियम एंड टेंटेलम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, टेक्नीशियम एंड रीनियम। ठीक है, तो ये एक दूसरे के नीचे जितने भी है, ये सब क्या है? एक दूसरे, ज्यादातर प्रोमिनेंटली ये चारों को बोला जाता है। बुक में सिर्फ इन चारों का ही डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ऐसे तो आगे भी बोल सकते हैं, बट देखो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी ज्यादा एक्सेप्शनल रहती है, इसीलिए जितना बोला जाता है उतना ही पढ़ने का, एक्स्ट्रा नहीं। पहले जितना बोला उतना कर लो तो ज्यादा जाए। क्वेश्चन डेफिनेटली किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर इसके आगे क्यों नहीं। मैं आपको अभी भी वही इसका आंसर दे रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस रहता है। जो हम सोचते हैं ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये चार जो है, ये जो चार पेयर्स है, उनको बोला जाता है केमिकल ट्विंस। इन चार पेयर्स को, जर्कोनियम हैफनियम, नोबेलियम टेंटेलम, मोलिब्डेनम टंगस्टन, टेक्नीशियम रीनियम। इनफैक्ट ये नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक लास्ट ईयर। ठीक है, समझ में आ गया? और इसका कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जबकि ये क्वेश्चन आया था नीट में। ध्यान रखना है, ठीक है? केमिकल ट्विंस, समझा केमिकल ट्विंस क्यों कहला रहे हैं? हाँ सर।
ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। ओके, पता है केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री किसी भी एलिमेंट की जो केमिस्ट्री होती है उसको कौन डिसाइड करता है पता है? एटम की साइज। सब कुछ, ज्यादातर चीजें, ऐसा नहीं बोलूंगा सब कुछ, बहुत सारी चीजें, एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं, सब इधर उधर इधर उधर। अनटिल एंड अनलेस आपने पढ़ा नहीं है, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी प्रेडिक्शन अपने हिसाब से नहीं बोल सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे ये तो कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज कर देता हूँ तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा और मेरा आंसर सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अलग है, बहुत हटके है। अगर आपको नॉलेज है तो आप उसको अटेम्प्ट करो, अदरवाइज मत करना। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, ठीक है। तो सब कुछ जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है? मैं अगेन, मेरा सब कुछ कहने का मतलब है कि और भी फैक्टर्स रहेंगे, बट देन टू सब कुछ जो है वो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। और क्योंकि यहाँ पर उन दोनों की साइज सेम थी, इसीलिए इनको केमिकल ट्विंस बोलते हैं। साइज सेम होगी ना तो ऑलमोस्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगी उनकी, ठीक है, इसीलिए इनको केमिकल ट्विंस बोलते हैं। हो गया, ओके। अभी लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है तो पहले लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन पढ़ ही लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो लेंथेनल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या बात हुई, लेंथेनल कॉन्ट्रैक्शन गायब कर दिया क्या? लेंथेनल कॉन्ट्रैक्शन ये नहीं हो सकता है, लेंथेनल कॉन्ट्रैक्शन रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये रहा लेंथेनल कॉन्ट्रैक्शन। तो एक बार ना इसको पढ़ के देखो, ठीक है, एक बार इसको एटलीस्ट पढ़ के देखो, फिर देखेंगे। मैं, मुझे पता है मैं काफ़ी आगे लेके आया हूँ चैप्टर में, क्योंकि मैंने ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, इसलिए ये इतना पढ़ लो, ये डायग्राम के ऊपर ऊपर तक, ठीक है, इतना पढ़ो। चलो, अच्छा रुको रुको, इसको समझाने इसके पहले मेरे को आपको कुछ समझाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो मैंने बताया था, वहां रीजन बताया था कि वहां रीजन इज लेंथेनल कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअल लेंथेनल कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको समझाया नहीं। तो देखो, ये पहले लेंथेनल कॉन्ट्रैक्शन बात आई तो समझ जाओ। देखो, आपको इतना पता होगा, पीरियोडिक टेबल सबने देखा है, तो नीचे जो लेंथेनॉइड सीरीज होती है, नीचे जो 14 एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनॉइड सीरीज के, वो 14 एलिमेंट्स ऐसे अरेंज रहते हैं, ऐसे 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 आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, लेंथेनॉइड्स। अब आपको पता है टोटल 14 एलिमेंट्स है, और हर एक के अंदर आपको पता है जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे एफ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा सक्सेसिवली, F1 F2 F3 F4 एंड सो ऑन करके F14 तक। और आपको पता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एक प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहा है, और जो एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, एफ के अंदर, एफ सबशेल के अंदर, वो उतना अच्छा शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट उसी के साथ एक प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, सामने वाले को, बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश कर लेगा, तो एटम की साइज कम हो जाएगी, है ना, एटम की साइज कम हो जाएगी। तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं, नॉर्मली हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि नॉर्मली हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नॉर्मली साइज कम होती है, नॉर्मली साइज कम होती है। बट यहाँ अगर आप लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के अंदर देखोगे ना तो इनकी साइज काफी सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि दिया, ये देखो ये दिया है, बट ये इनमें तो काफी डाउन जा रहा है ग्राफ। जैसे कि यहाँ पर लेंथेनॉइड्स आयनिक रेडा है, आयनिक रेडा है ये देखो, यहाँ दिया नहीं, ये भी आयनाइजेशन रेडियस दिया है कि कहीं पे भी एटॉमिक रेडियस दिया है। देखो इस टेबल को ध्यान से देखो, हाँ, बस जैसे भी देख पाते हो वैसे देखो, जैसे जैसे एलिमेंट में आप आगे जा रहे हो वैसे वैसे देखो, उनमें नोटिस करो कि जो डिक्रीज है वो काफी कम है। देखो 187 के बाद 180, लेंथेनम वैसे भी इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। लेंथेनम इज अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, सीरियम से स्टार्ट होता है। देखो 183, 182, 181, 181, 180, 199 गलत है,
199 नहीं रहेगा, ठीक है। उसको प्लीज हो सके तो आपको वैसे मतलब ठीक करने की जरूरत नहीं है, पर एक बार इंटरनेट पे चेक कर लेना। ऐसे 199 पॉसिबल ही नहीं है बीच में, ठीक है। वो गलती से हुआ है, वो भी करीब करीब मेरे ख्याल से वो 179 है इनफैक्ट, क्योंकि 180 है ना, तो उसके बाद 179 है, 178 है, 177 है, 76 है। तो आप देखो डिफरेंस काफी कम है। हालांकि इतना कम डिफरेंस होता नहीं है नॉर्मली डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो रिडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट उनकी साइज सेम है, उनकी साइज ऑलमोस्ट सेम है। और ये बिकॉज ऑफ लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, तो बिकॉज ऑफ लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। एक मिनट को मैं यहाँ पर पढ़ ही लेता हूँ, बेटर रहेगा। देखो क्या लिखा है, मैं ही पढ़ लेता हूँ, अभी पढ़ो। As we move along the lengthenoid series, there is a decrease in the atomic and ionic radii. ठीक है, दिस स्टडी, देखो एक्चुअली ये डिक्रीज होना नहीं चाहिए था, ठीक है। एक्चुअली ये डिक्रीज होना नहीं चाहिए था, पता है क्यों? क्योंकि नॉर्मली सही बात है कि आप सोच रहे हो कि लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो डिक्रीज होना चाहिए। देखो कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पहले समझो मैं क्या बोलते जा रहा हूँ। एट दी एंड अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो नॉर्मली रेडियस डिक्रीज होता है। किसी किसी के दिमाग में आएगा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर क्या अलग है इसमें, डिक्रीज तो हो रहा है, बट एक्चुअली डिक्रीज नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट सबका रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए। क्यों ऑलमोस्ट मीन सब एकदम एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए? क्यों? क्योंकि आपको पता है पूरे लेंथेनॉइड का ग्रुप एक ही है। पूरे लेंथेनॉइड जो है वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। पता है आपको लेंथेनॉइड कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? कौन से ग्रुप का एलिमेंट है लेंथेनॉइड? 1 2 3 फोर्थ ग्रुप का है ना। और एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका तो रेडियस सेम ही होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है, क्या ध्यान दो, देखो आपको पता है पूरे के पूरे लेंथेनॉइड जो है ना, वो पूरे के पूरे लेंथेनॉइड इस एक जगह पर आने चाहिए थे। इस एक जगह पर पूरे के पूरे लेंथेनॉइड इस एक जगह पर, यहाँ पर एक बॉक्स होना चाहिए था इनफैक्ट, जो हटा दिया है। यहाँ पर एक बॉक्स होना चाहिए था जहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट एक ही जगह पर आ जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट एक ही जगह पर आएंगे। और क्योंकि एक ही जगह पर हम एक ही ग्रुप के जितने भी 14 एलिमेंट्स है वो सब के सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। मैं वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ग्रुप चेंज होता है। जैसे आप देख सकते हो हैफनियम, उसका ग्रुप जो भी है ऊपर, हैफनियम के बाद टेंटेलम, टंगस्टन, तो उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है एक्चुअली, ग्रुप चेंज होते जा रहा है। पीरियड सेम है ना, पीरियड तो सेम है बट ग्रुप चेंज होते जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे तो। बट आपको पता है कि एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा लेंथेनॉइड सीरीज है वो पूरा का पूरा कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? फोर्थ ग्रुप से। कैसे फोर्थ ग्रुप? देखो सबसे पहले एक क्या रहेगा, एस। ध्यान से पूरे पीरियड टेबल को लोकेट करने की कोशिश करना। सबसे पहला पीरियड टेबल में एस फर्स्ट ग्रुप, एस का दूसरा सेकंड ग्रुप, फिर डी का एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो थर्ड, और फिर उसके बाद सीधा यही तो चालू हुआ। तो मतलब जितने भी एलिमेंट है नीचे वो सब के सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, एक ही ग्रुप के, ठीक है। और एक ही ग्रुप में इतने सारे एलिमेंट, एक ही ग्रुप में इतने सारे, मैं पीरियड नहीं बोल रहा हूँ, उनका ग्रुप भी सेम है। तो अगर इतने सारे एलिमेंट को अगर मैं एक ही ग्रुप में यहाँ रखता तो पीरियड टेबल पूरा आड़ा टेढ़ा हो जाता, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए उनको नीचे रखा गया, इसीलिए उनको नीचे रखा गया एज अ सेपरेट सीरीज, और नाम दिया गया लेंथेनॉइड सीरीज। और अगर वो सबके सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो उनका रेडियस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, उनके अंदर डिक्रीज है, उनके अंदर डिक्रीज, एंड दैट डिक्रीज इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दैट डिक्रीज इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, सब्सिक्वेंट आगे आगे लेक्चर्स में समझ में आ जाएगा, उनको पहले एक बार पढ़ते हैं उसको। इसमें बराबर से नहीं दिया है, चलो ठीक है कोई बात। हाँ देखो क्या लिखा है, एज वी मूव अलोंग द लेंथेनॉइड सीरीज देयर इज अ डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई, दिस स्टेडी डिक्रीज in the atomic and ionic radii is called lengthenoid contraction, is called lengthenoid contraction. As we move from one element to another, the nuclear charges increases by 1 unit. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे जैसे एक एक कदम आप आगे जाओगे वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज एक से बढ़ते जाएगा, एंड वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, one electron is added to f subshell, f subshell. The new electrons are added to the same inner f subshell, 4f subshell. इनर है, मैंने आपको पहले ही बताया वो अंदर है, उसके बाद डी आता है, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद एस आएगा,
तो काफी अंदर है। Thus, the 4f electron shield each other from the nuclear charge poorly owing to their diffuse nature। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कोई अगर आपको पूछे कि जो f है उसका शील्डिंग पावर एकदम पुअरेस्ट क्यों है, तो रीजन है उसका डिफ्यूज शेप। इसका जो शेप होता है, देखो आपने कभी f का शेप नहीं देखा होगा, वो बात अलग है कि आपने नेट पे देखा होगा, तो मुझे नहीं पता, बट कोई टीचर f का जो शेप होता है वो नहीं पढ़ाता, ऐसे ही बोल देते डायरेक्ट। f का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डिफ्यूज होता है। ठीक है, और वो डिफ्यूज शेप की वजह से उसकी जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट का पावर है वो कम होता है। तो देखो हर चीज का मतलब समझो, पहले तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस वजह से है वो पता होना चाहिए। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय द एफ सबशेल। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय द एफ सबशेल, और अप्रोप्रिएटली बोल सकते हैं 4f सबशेल। फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों 4f सबशेल जो है उसके अंदर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो आपको ये बोलना होगा बिकॉज ऑफ डिफ्यूज शेप, बिकॉज ऑफ डिफ्यूज शेप। उसका शेप ही ऐसा है कि वो शील्ड नहीं कर पाता। ठीक है, आपको उसका शेप जानने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो क्या लिखा है, विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड द न्यूक्लियर चार्ज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज experienced by each 4f electron increases. As a result, the whole of the 4f electron shell contract at each successive element। बस इतना दे के छोड़ दिया इन्होंने, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का पूरा बैंड बजा दिया इन्होंने। इसकी पहले वाली बुक में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अच्छा था, बस इतना ही खत्म कर। एग्जाम में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आता है, क्या लिखोगे, इतना ही लिख के आओगे। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, एटलीस्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है इतना समझ में आ गया ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे प्रोटॉन एक बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जा रहा है, 4f जा रहा है, जो कि अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा है बाहर के इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से साइज कम होती जाएगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, एंड दैट इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बस इतना लिख के आओगे तो भी चलेगा एक बार के लिए, अगर आया तो। इसको थोड़ा इलैबोरेट करके लिख सकते हो क्या, बोलो। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो रिप्लाई नहीं किया आप लोगों ने, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लिख पाओगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में अगर एग्जाम में आया तो? Yes, sir. ठीक है, तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आप आगे देखना कितनी बार आने वाला है। याद रखना, अगर आपको कोई पूछे कि केमिकल ट्विन्स जो बने उसके पीछे रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस चैप्टर में ज्यादातर रीजन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड आने वाला है, इसलिए मैंने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आपको नहीं भी क्लियर है ना तो डोंट वरी, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा बहुत सारे ऐसे फैक्ट सामने आएंगे जिससे आपको क्लियर हो ही जाएगा शायद। ठीक है, तो टेंशन मत। वैसे तो मैंने अच्छे से ही समझाया, मैंने अपना पूरा एफर्ट डाला है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझाने में, बट फिर भी अगर आपको नहीं समझा तो आगे जो कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसके मदद से आपको क्लियर हो जाएगा। इन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये की है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को इतने से भी छोड़ दिया, पता नहीं क्या एक्स्ट्रा डाला है इसके अंदर, और देखते आगे। चलो, मेटलर्जी भी इसी के अंदर ऐड कर दिया। ओके, मेटल कैरेक्टर पे आते हैं। अभी फिलहाल के वो टॉपिक पूरा भूल जाओ, ठीक है? हो सके तो मैं बाद में वापस एक्सप्लेन कर लूंगा अगर आपको नहीं जमा तो, बट एक बार पढ़ना जरूर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और अगर किसी के पास पुरानी बुक है आई पार्ट 2 के अंदर है, जो मैंने अब तक पढ़ा है वो पार्ट 1 में था सब कुछ, पार्ट 2 में है ये, है आपके पास? हाँ सर है। हाँ, तो उसमें से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है उसका फोटो खींचना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ढूंढना, डीएनएफ ब्लॉक में आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएगा। डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर, उधर चैप्टर का नाम है डीएनएफ ब्लॉक, और वहां पर आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ढूंढना, आपको मिल जाएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करके एक टॉपिक, उसका फोटो खींचना और मुझे भेजना, मैं ग्रुप पे दे दूंगा ताकि आप लोग रीड कर सको।
ओके सर। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, तो एक बार वो भी रीड करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक बात है, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक कैरेक्टर में बहुत ईजी है। मेटालिक कैरेक्टर क्या लगता है आपको? मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी पे, है ना? जो इलेक्ट्रॉन आसानी से यूज करेगा उसका मेटालिक ज़्यादा होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये तो आप लॉजिक लगा सकते हो। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे नीचे, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे नीचे, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों? एटम की साइज बढ़ती है। एटम की साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होगा मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और अलोंग द पीरियड देखोगे, अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड क्या होता है? साइज श्रिंक होती है। अगर साइज श्रिंक हो तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। और नॉर्मली ऐसा ही तो देखा जाता है। पीरियड टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करके देख लो। आप ध्यान से देखो पीरियड टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन, एस ब्लॉक में सब कौन है? मेटल्स। वही आप एक्सट्रीम राइट में देखो, एक्सट्रीम राइट में आपको पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में ज्यादातर नॉन मेटल्स है। इसका मतलब यही तो है कि हम जब कभी भी एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट की तरफ जाते हैं तो क्या ट्रांजिशन होता है? मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्जन होता है। सिंपल, ठीक है? अब देखो इसमें ओके, और फिर मेटल